आपके सामने रखा कि 7 न्यू कमर प्लेयर जिन पे नजर थी हमारी इस नेपाल टी20 लीग में, हमने इससे शुरू होने से पहले वीडियो बनाया था, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा ऊपर आई बटन में आ रहा है, एक बार जाके जरूर से चेक करिए कि उन न्यू कमर्स का परफॉर्मेंस वो कौन से थे और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। और अब बारी है एक और वीडियो की। आपको याद होगा नेपाल टी20 लीग टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमने एक और वीडियो डाला था कि 10 ड्रॉप आउट प्लेयर्स टू वॉच आउट इन नेपाल टी20 लीग। जी हाँ, अब उनकी भी परफॉर्मेंस देखने की बारी आ गई है। फाइनल रिपोर्ट उनकी क्या है, नेपाल टी20 लीग में उन 10 प्लेयर ने क्या किया, आपके सामने रखते हैं। ड्रॉप आउट से हमारा मतलब था कि वो प्लेयर्स जो कहीं ना कहीं इंजरी की वजह से बाहर हुए थे और फिर उसके बाद वो टीम में वापसी नहीं कर पाए, या फिर खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे और उनके पास एक मौका था नेपाल टी20 में परफॉर्म कर सेलेक्टर्स के माइंड में डालने का कि अगले टूर्नामेंट में, अगले कोई भी टी20 के टूर्नामेंट्स वगैरह में आप हमें कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या उन्होंने कुछ डाल पाया या फिर नहीं, उनकी फाइनल रिपोर्ट क्या है, शुरू करते हैं उन 10 प्लेयरों में। एंड पहला नाम कौन सा है? बिल्कुल, पहले नाम की बात करें तो कमल एरी, जी हाँ, जो काठमांडू नाइट से खेले थे और उन्होंने इस टूर्नामेंट में 11 मैचेस में 10 विकेट निकाले। जी हाँ, और थोड़े खर्चीले जरूर हुए, 7.9 की उनकी इकोनॉमी है, कोई उन्होंने 4 या 5 इस टूर्नामेंट में लिया नहीं। और साथ ही साथ लेकिन यहाँ जरूर है कि उन्होंने बल्लेबाजी में भी थोड़े हाथ आजमाए जरूर है। जी हाँ, 85 रन उन्होंने बनाए, 17 का उनका एवरेज रहा है यहाँ पर, 1 चौका और 9 छक्के उन्होंने इस टूर्नामेंट में मारे। बिल्कुल, तो ये कमल एरी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है। और अगर हमें ये देखा जाए कि एंड की क्या उन्होंने कुछ माइंड में डाला है कि हाँ मुझे आप कंसिडर कर सकते हैं एज एक बॉलर, अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत पिंच हिटिंग की तरफ से भी, तो क्या आपको लगता है कंसिडर कर सकते हैं? कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी जरूर है। नहीं, जरूर सही कहा आपने, क्योंकि रन्स भी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और रन्स भी कर रहे हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट भी है इनका। जी हाँ, 120 अबव का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। अगर आप नीचे इनका देखेंगे तो आपने बिल्कुल सही कहा, जरूर माइंड में तो जरूर कामयाब रहे हैं। ये 10 विकेटें भी निकाली है इन्होंने, तो बहुत चिप इन कर सकते हैं। और ऐसे प्लेयर्स अगर बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं जब नीचे आके कुछ रन्स भी चिप इन कर जाए, और पर मेन फोकस जो हो वो उनके 4 ओवर में हो तो बेहतर है, और ये कमल एरी के पास है। तो चलिए, तो कमल एरी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं कि वो थोड़ा बहुत सेलेक्टर्स के माइंड में जरूर डाले कि आप मेरी तरफ भी गौर जरूर करिए नेपाल टी20 की परफॉर्मेंस से। उसके बाद बात करें अगले प्लेयर लोकेश बाम। जी हाँ, लोकेश बाम जो खेले थे काठमांडू नाइट्स के लिए, उन्होंने अगर स्टैट्स की बात करें तो 11 मैचों में 69 रन बनाए, 6.9 की एवरेज भी डबल डिजिट नहीं पहुंच पाया। अगर हम बात करें 9 चौके और 1 छक्के सिर्फ उन्होंने अपने इस पूरे इंटायर टूर्नामेंट में लगाए हैं, जहां पर उन्होंने 11 मैचेस खेले थे। तो ये स्टैट्स से अपने आप में कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि लोकेश बाम का जो नेपाल टी20 लीग का जो सफर रहा है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहा है। बहुत ही पुअर डिजास्टर परफॉर्मेंस उनकी रही है। उनके पास मौके मिले, उनके पास मौके आए थे, कई ओवर खेलने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपने खराब शॉट्स और काफी ज्यादा आप कह सकते हैं इररिस्पांसिबल अप्रोच की वजह से वो सारे मौके गवा दिए। तो डेफिनेटली पूरी तरह से लोकेश बाम फेल हुए हैं कि सेलेक्टर्स आने वाले वक्त में उनके बारे में सोचे भी कि चलिए हम इनको अपने स्क्वाड में लेकर चले अगर किसी टी20 की टूर्नामेंट की तरफ उन्हें आगे बढ़ना हो तो। उसके बाद प्लेयर नंबर 3, बिल्कुल प्लेयर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बशीर अहमद, जी हाँ, काठमांडू नाइट्स से खेलते हुए नजर आए थे। 11 मैचेस इन्होंने खेले इस पूरे सफर में, इस टूर्नामेंट में 59 रन सिर्फ बनाए। जी हाँ, 11 का इनका एवरेज है, 3 चौके 1 छक्का इन्होंने लगाया है, और विकेट से जरूर थोड़े बहुत बेहतर हुए, 13 विकेट जरूर निकाले हैं इन्होंने। और इकोनॉमी की बात करें तो 6.9 की इनकी इकोनॉमी रही है, अंडर 7 की रही है। जी हाँ, कोई 4 या 5 रन इन्होंने लिया नहीं था टूर्नामेंट में, लिए जरूर है 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट ऐसे करके निकाला है। पर ये यहाँ पर एज अ बॉलर ज़्यादा परफॉर्म करते हुए नजर आए। आप बैटिंग से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही खराब उनका एवरेज जा रहा है। तो अगर आप उनके परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा बॉलर्स फ्रेंडली ज़्यादा नजर आ रहे हैं। बशीर अहमद अगर हम बात करें तो बॉलर्स ऑलरेडी इतने हैं, तो लगता नहीं है कि ये दिमाग में कुछ डाल पाएंगे, या उनका जब भी इंक्लूजन होगा, ये डेली क्रिकेट ऐसा मानता है, ये डेली क्रिकेट का मानना है कि एज अ बॉलर ये ज़्यादा निखर कर आए हैं, लेकिन एज अ ऑलराउंडर जो ये है वो ज़्यादा यहाँ दिखे नहीं है। हाँ, बिल्कुल, इस नेपाल टी20 लीग में वो बिल्कुल नहीं दिखे हैं, क्योंकि अगर आप एज अ ऑलराउंडर खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑलराउंडर के स्टार्ट्स तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए कि आप 11 मैचों में 50 रन आपने मारे हो, और वो भी मेरे ख्याल से काठमांडू नाइट्स टीम के बारे में। जी हाँ, उनको तो बहुत रनों की जरूरत थी और आपको बहुत बार बैटिंग मिली भी थी। खैर, ये हाल रहा बशीर अहमद का। उसके बाद अगले प्लेयर की तरफ चले तो वो आ जाते हैं अविनाश बोहरा। ये भी काठमांडू नाइट्स से हैं, अब तक चारों काठमांडू नाइट्स के ही आए इत्तेफाक से। अविनाश बोहरा की बात करें, 11 मैचेस इन्होंने खेले और 19 विकेट निकाले। जाहिर सी बात है, हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट के वो रहे, 8.3 की उनकी इकोनॉमी रही। एक बार उन्होंने 4 निकाला, 5 पर एक बार भी वो निकाल नहीं पाए, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल और अच्छी बॉलिंग रही है, और डेथ ओवर में भी काफी अच्छी उन्होंने कई बार बॉलिंग्स यहाँ पर रखी है। तो ये इनके स्टैट्स कहीं ना कहीं डेफिनेटली आज बताते हैं कि बहुत अनलकी भी रहे हैं, बहुत अनलकी रहे हैं। कई
मौकों पे लिया भी नहीं गया, जबकि ये बहुत अच्छे T20 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस नेपाल T20 लीग में भी उन्होंने कहीं ना कहीं वापस से अगर हम बात करें सेलेक्टर्स के माइंड में डाल दिया है कि आपने कंसिडर नहीं किया था मुझे, आप फिर से कहीं ना कहीं गलत हुए, आप आगे के टूर्नामेंट्स में मुझे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दूसरे प्लेयर बनते हैं इस लिस्ट में कमल एली के बाद, जिन्होंने कम से कम सेलेक्टर्स के माइंड में कुछ तो डाला होगा कि नहीं मेरा परफॉर्मेंस दे सकता हूं, आप मुझे लेकर जरूर देखिए। उसके बाद आना बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो वो है विवेक यादव, जी हाँ, विराटनगर सुपर किंग्स के, जिन्होंने 13 मैचेस इस इंटायर टूर्नामेंट में खेले, 177 रन उन्होंने बनाए हैं, 29 का उनका एवरेज रहा है, दो बार वो 30 पार किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में, अगर 2 टाइम्स 30 प्लस किया है उन्होंने, और उसी के बाद 10 चौके 11 छक्के भी उन्होंने मारे। और एक यहाँ पर चीज जरूर है कि 146 का स्ट्राइक रेट, ये जरूर, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग करते हैं, छठे 7वें डाउन पर आकर बल्लेबाजी करते हैं, तो वहां पर सब कुछ आपका स्ट्राइक रेट हो जाता है कि आप कितने तेजी से वहां बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पावर हिटिंग उन्होंने दिखाई थी इस टूर्नामेंट में, जब भी इनको मौके जरूर मिले अच्छा किया है इन्होंने। और जरूर एक जरूर इनको एक चीज जरूर डाली है कि ये शॉर्टर फॉर्मेट के लिए बेटर है बजाय 50 ओवर की, ये मेरे ख्याल में शायद क्लियर किया है कि अभी के लिए मैं 50 ओवर फॉर्मेट के लिए रेडी नहीं हूं। हमने पीएम कप में उन्हें देखा, पीएम कप का उनका परफॉर्मेंस और इस नेपाल T20 के T20 फॉर्मेट वाला परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लगता है। शुरू में 3-4 मैचों में यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पेस पकड़ी है और जिस तरह की हिटिंग दिखाई है वो डेफिनेटली उनकी एबिलिटी को जरूर दर्शाता है इस फॉर्मेट में। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में डेफिनेटली एक माइंड में डालने में कामयाब वो जरूर हुए हैं। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो साहब आलम, विराटनगर सुपर किंग्स के लिए बहुत ही इजी इनके भी स्टैट्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं 7 मैचों में 8 विकेट इन्होंने निकाले थे इस टूर्नामेंट में, 7.3 की इकॉनमी रही, कोई 4 या 5 इनके नाम रहा नहीं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस साहब का रहा है, 7 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 8 विकेट निकालने को कामयाब है, और इकोनॉमी भी 7 से ऊपर चली गई है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर स्पिनर्स को काफी हेल्प मिल रही थी इस ग्राउंड पे, अगर हम देखें पेसर्स को भी मिला है, लेकिन स्पिनर्स को भी काफी हेल्प मिली, उस लिहाज से 7 मैचों में 8 विकेट काफी ज्यादा कम जरूर यहाँ पर हो जाते हैं। अब बॉलिंग भी थोड़ी बहुत लिमिटेड मिली थी, लेकिन फिर भी जितना भी आपको मिला उसमें इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा हो गई है। तो ऐसे कुछ खास आप डालने में कामयाब हुए नहीं है सेलेक्टर्स के माइंड में कि अगर आप ड्रॉप आउट से इन वाले प्लेयर बन जाए। उसके बाद अगले प्लेयर, बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो आदिल आलम, जी हाँ, जनकपुर रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे। 8 मैचेस इन्हें मिले हैं और इन्हें मिले थे इस में खेले हैं ये, और 4 विकेटें इन्होंने सिर्फ निकाले और 9.5 की इकोनॉमी से इन्होंने रन्स दिए हैं। जी आप बहुत खर्चीले साबित हुए, हमने देखा भी जिस तरीके का ये इंटायर टूर्नामेंट इनका रहा है, बहुत ही खराब 44 रन इन्होंने किए, 14 का एवरेज, इसमें सिर्फ 2 चौके 3 छक्के इन्होंने लगाए, कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आया आदिल आलम के इस 8 मैच के परफॉर्मेंस में, कुछ भी नहीं, गायब से नजर आया। कभी कभी तो लगा भी नहीं था कि जनकपुर की टीम में वो खेल भी रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके का परफॉर्मेंस था कि वो पता ही नहीं चलता था कि आदिल आलम प्लेइंग 11 में है भी या फिर है नहीं, लेकिन वो होते जरूर थे। तो ये परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। ऑलरेडी उस टीम का, उस प्लेयर का जो ऑलरेडी नेशनल में जाकर सीनियर टीम की तरफ से डेब्यू कर चुके हैं और कई इंपॉर्टेंट अवे टूर्नामेंट्स में भी जा रखे हैं, तो ये बड़ा हैरान करता है अपने आप में। ये तो कोई आप कह सकते हैं कोई डिफेंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सीनियर टीम में डेब्यू कर कई मैचेस भी खेल चुके हैं, भले फॉर्मेट अलग हो। उसके बाद बात करें अगर सुशांत भारी जनकपुर रॉयल्स के लिए, जी सुशांत भारी को मैचेस ही नहीं मिले, समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, वो इंजर्ड थे या फिर क्या थे, उनको कोई मैच नहीं मिला। ये थोड़ी सी अपने आप में थोड़ा सा डाउटफुल जरूर है, क्योंकि इतनी लंबी इंजरी तो नहीं हो सकती कि जनकपुर रॉयल्स ने, जी हाँ, वो तो प्लेऑफ वगैरह में भी खेल रहे थे मेरे ख्याल से, जी हाँ, तो कम से कम 11-12 मैचेस उनको मिले, उसके बावजूद किसी भी मैच में सुशांत भारी नहीं खेले। ऐसा लगता नहीं कि इंजरी की वजह से सिर्फ ऐसा रहा होगा, इतनी बड़ी इंजरी तो नहीं होगी, कोई और कॉज रहा होगा, या फिर शायद डगआउट में वो बैठ कर उन्होंने वक्त पूरा निकाल दिया। तो ये थोड़े अपने आप हैरानी होती है कि उन्हें मैच आखिर क्यों नहीं मिले। खैर, तो उनके बारे में कोई रिपोर्ट यहाँ रेडी होती नहीं है। उसके बाद अगले प्लेयर की तरफ चले तो वो आ जाते हैं पवन श्राफ। जी हाँ, ये है जनकपुर रॉयल्स के लिए। इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, 12 मैचेस इन्होंने खेले इस टूर्नामेंट में, 87 सिर्फ रन किए, 17 का एवरेज इनका रहा, 130 इन्होंने निकाला और कोई 50 नहीं रही उसमें, 10 चौके 3 छक्के इन्होंने लगाए अपने इस टूर्नामेंट में, 8 विकेट इन्होंने निकाले, 7.2 की इनकी इकोनॉमी रही, कोई फोफर या फाइफर इस टूर्नामेंट पे वो नहीं निकाल पाए। तो ये परफॉर्मेंस पूरा पवन श्राफ का रहा है सीधे सीधे स्टैट्स के तौर पर अगर हम देखें, और अगर इसमें डीप जाने की कोशिश करें तो कुछ भी इंप्रेसिव नहीं है। आउट एंड आउट, चाहे आप
बैटिंग में देखे चाहे बॉलिंग में देखे, पवन शराफ को मेरे ख्याल से एज ओपनिंग भी 1-2 बार 2-3 बार शायद भेजा गया था यहाँ पर। उसके बाद वो फिर भी काफी उनको बॉलें मिली थी, कई बार मैचेस में वो आए भी थे, लेकिन उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस अपने बल्ले से कमल हैरी और ये सेम है। अगर आप देखेंगे एक बॉलर जो इतने नीचे आके बैटिंग करते हैं और एक पवन शराफ जिनको ऊपर भी मौका मिला, और टीम के साथ केन्या वगैरह में जाके खेल कर आए, और ऐसा स्टैट तो बकवास स्टैट है, कोई भी स्टैट्स नहीं है, बहुत ही खराब परफॉर्म गया है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि हैरानी होगी अगर आप ड्रॉप आउट से इन हो गए किसी भी रीजंस की वजह से, क्योंकि आप ड्रॉप आउट यहाँ पर परफॉर्मेंस के दम पर, अगर आप परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया मानते हैं तो पवन शराफ बिल्कुल भी ड्रॉप आउट कैटेगरी में अभी रहने के लायक ही है। उसके बाद बात करें अगर हम अगले प्लेयर की, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट वो आ जाते हैं कुशल मल्ला। एंड इनके स्टैट्स क्या कहते हैं और क्या है इनका रिजल्ट? नहीं जरूर, देखिए स्टैट्स के बारे में बात करें तो 9 मैचों में 9 विकेटें इन्होंने निकाली हैं, 5.8 की इनकी इकोनॉमी है। जी हाँ, 4 ऑफ का कुछ लिया नहीं है, लेकिन अच्छी बॉलिंग इन्होंने कराई थ्रू द टूर्नामेंट, 2 विकेट 3 विकेट भी इन्होंने निकाले। और अंडर 60 इकोनॉमी काफी कुछ कहती है। आप बताइए, सबसे अच्छी इकोनॉमी में से एक है इनकी। अगर हम यहाँ पूरे नेपाल T20 लीग में देखेंगे तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है। 180 रन पोखरा एवेंजर्स की तरफ से इन्होंने खेलते हुए बनाए हैं, जिसमें कि 22 का एवरेज, 2 बार 30 क्रॉस किया, एक हाफ सेंचुरी बनाई है इन्होंने, बेहतरीन खेले हैं, और 8 चौके 16 छक्के भी इन्होंने लगाए। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 142 का स्ट्राइक रेट। आप बताइए क्या स्ट्राइक रेट है, सोच कर देखिए। और ये ऊपर आते थे, ऐसा नहीं कि नीचे आ रहे हैं, तीसरे चौथे डाउन पर बल्लेबाजी करने आते थे, और इस तरीके का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहा है इनका ये सफर पोखरा एवेंजर्स के। बिल्कुल, वो प्लेयर जिन्होंने 9 विकेट भी निकाले हैं, 180 रन भी मारे हैं, और 3 बार माइलस्टोन क्रिएट किया, यानी 30 और 50 किए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 142 का है, और उनके छक्के जो टॉप सिक्सेस की कैटेगरी में नंबर 1 पर हैं, उनसे सिर्फ 4 ही 6 कम। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुशल मल्ला को अगर आप T20 मोड पर देखेंगे इस नेपाल T20 लीग की खास करके परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका इस T20 लीग में रहा है। शुरू में थोड़ा ऑन ऑफ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पेस पकड़ा वो बहुत ही शानदार था, काफी एग्रेसिव और निडर होकर खेले हैं, और काफी क्लीन हिटिंग भी उनकी रही है, जो कि ज्यादातर ग्राउंड के पार ही गिरी है, तभी ये 16 छक्के इसमें 4 चांद लगाते हुए नजर आ रहे। तो डेफिनेटली उन्होंने सेलेक्टर्स के माइंड में जरूर डाला है कि आप इस फॉर्मेट में मुझे एक बार वापस से ट्राई जरूर कर सकते हैं, मुझे ड्रॉप आउट से इन जरूर कर सकते हैं। तो ये पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उन प्लेयर्स का, 10 ड्रॉप आउट प्लेयर्स का हमने आपके सामने रखा, जो हमने वीडियो से नेपाल T20 लीग टूर्नामेंट से पहले आपके सामने कहा था कि हम रिपोर्ट लेकर आएंगे। दोनों रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रख दी है, 7 न्यू कमर्स और 10 ड्रॉप आउट प्लेयर्स। प्लीज दोनों वीडियो, इस वीडियो को आपने देखा ही होगा, उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए। एफर्ट के लिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, और बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ। दोनों ही वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर चेक करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।